वेलकम स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और उसकी हम यूनिट फर्स्ट के एंडिंग पर लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट की आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, ना कोई हमारा ऐप इंस्टॉल करना है और ना ही कोई कोर्स परचेज करना है कि हम एक यूनिट के बाद आपको कह दें कि आप ये वाला कोर्स परचेज कर लीजिए तभी आपको नेक्स्ट वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और साथ के साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो सब्जेक्ट भी आपको अब अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं सर की, तो आप उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वो कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज जो हम यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का। एक बार हम सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आप जैसा कि सिलेबस आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो आप फर्स्ट यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। आपको सारे टॉपिक्स टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी फर्स्ट यूनिट को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए भी नहीं है लेकिन हमें टॉपिक को समझने के लिए उनकी नीड थी, तो वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो जिससे कि आपकी यूनिट और अच्छे से क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहां से आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है 100%। ठीक है, यानी कि 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा ही सेक्शन बी या सेक्शन सी में। ठीक है, 90% चांसेस रहते हैं कि ये वाला टॉपिक एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता है डेरिवेशन की फॉर्म में। अदरवाइज 10% चांसेस होते हैं कि आपसे इसका न्यूमेरिकल पूछ ले। तो 100% चांसेस हैं कि आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा। ये एक टॉपिक ऐसा है कि गारंटीड आपका क्वेश्चन पेपर में मिलता ही मिलता है। वहीं पर आप श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन देखिए तो वहां पर प्रोबेबिलिटी है भी कि दोनों इक्वेशंस कभी कभी एक साथ पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन में, या फिर कोई सी भी पूछ सकता है, टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट। वहां पर प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, बट यहाँ पर 100% है प्रोबेबिलिटी। आप कोई से भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस यूनिट का, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, और जो थ्योरी हम पहले से लिख लेते हैं उसका बेनिफिट, उसका मतलब बस केवल इतना होता है कि आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो नीड होती है आपके थ्योरी को इंक्लूड करने की बीच में वो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज जो हम पहले से लिख सकते हैं उसको मैं लिख कर रख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दो वॉल्स ली है हमने एट पॉइंट ए और बी। ठीक है, और उन वॉल्स पर हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है और उन दोनों वॉल्स के बीच में कहीं पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। दोनों वॉल्स की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल L है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पर पॉइंट A है और x इक्वल्स टू L पर पॉइंट V है। तो अगर हम चेक करें दोनों A और B पॉइंट के बीच की लेंथ, तो वो कैपिटल L हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आप दूसरी साइड जो डायग्राम है इधर उसको देखेंगे तो हमने इसको ही सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली इसको बना लिया है। यहाँ पर ये आपका पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, और ये पार्टिकल फ्री है इस किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए बिटवीन बोथ द वॉल्स, और दोनों वॉल्स पर मैंने आपको बताया इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई है और दोनों वॉल्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल L है। अब इसी को हम थ्योरी में देखते हैं किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना होगा अगर ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो सबसे पहले let us consider the case of particle of mass small m moving along
x axis between the walls A and B at x equals to 0 and x equals to L। मतलब कि हमने एक पार्टिकल को माना है जिसका मास स्मॉल m है और वो मूव कर रहा है दो वॉल्स के बीच में अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो ये पार्टिकल जो मूव करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करेगा, ये हमने कंसिडर किया है। और दो बॉल हैं A और B जिन पर x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू L है, तो इस वजह से हमारे दोनों वॉल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है, कैपिटल L हो जाती है। आगे देखते हैं, द पार्टिकल इज फ्री टू मूव बिटवीन द वॉल्स। और यहां पर मैंने जैसा बताया कि पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए बिटवीन बोथ द वॉल्स। फुल स्टॉप। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन द टू वॉल्स इज कांस्टेंट बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यानी कि जब पार्टिकल के अंदर दोनों वॉल्स के अंदर जो पार्टिकल रखा हुआ है उस पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं है, या हम बोले कि पोटेंशियल जो बीच में है दोनों वॉल्स के वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें चेंज नहीं है। बिकॉज क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स बाहर से पार्टिकल पर नहीं लग रहा है। सो द आगे चलते हैं स्लाइड पे। constant potential energy, so the constant potential energy is taken as 0 for the simplicity। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्स के अंदर जो पार्टिकल है उस पे कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है और उसको हमने मान लिया कि वो 0 है सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द वॉल्स आर इनफाइनाइटली हाई, मतलब कि वॉल्स पर जो पोटेंशियल है अप्लाई वो इनफाइनाइट है, मैक्सिमम। फुल स्टॉप। द पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V ऑफ द पार्टिकल इज इनफाइनाइट आउटसाइड द वॉल। जब हमने वॉल पर इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि इन वॉल्स के बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। इज दैट क्लियर? और वॉल्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो 0 है, 0 पोटेंशियल है यहां पर, जहां पर पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में अलोंग द एक्स मूव करने के लिए फ्री है। ठीक, तो इसी को अगर हम लिखे 10, द पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो पोटेंशियल फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो Vx इक्वल्स टू इनफाइनाइट है कब, फोर x less than to 0 and x greater than to 0, greater than to L। इसका मतलब है outside the walls, outside the जो भी आपकी क्या है वॉल्स है, तो outside the walls, इसका मतलब ये। फिर अगर हम इनसाइड द वॉल्स देखें तो Vx इक्वल्स टू वो क्या है, कांस्टेंट है और हमने उसको 0 माना है, दैट मीन्स 4 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू L, दैट मीन्स इनसाइड द वॉल्स, इनसाइड द वॉल्स। क्लियर है? तो बच्चों हमने क्या माना कि जो पोटेंशियल है इसको फंक्शनली अगर हम डिफाइन करें तो Vx इनफाइनाइट है किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू, क्योंकि यहां पर x क्या है 0 है और यहां पर x क्या है L है, तो x की वैल्यू 0 से अगर कम है तो इधर की डायरेक्शन में पोटेंशियल इनफाइनाइट है, सेम एज इट इज x की वैल्यू L से अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और ये दोनों मतलब क्या हो गया कि आउटसाइड द वॉल्स, वॉल्स के बाहर जो है पोटेंशियल वो इनफाइनाइट है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखिए Vx इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x से L तक के बीच में जो डिस्टेंस है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, इट मीन्स इनसाइड द वॉल्स। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको डायग्राम, जो भी थ्योरी है और जो कंडीशंस वहां से हमने लिखी हैं पोटेंशियल फंक्शन के लिए वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको पुट हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे वी नो दैट comma
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, क्या होती है, डेल स्क्वायर साई, और साई है फंक्शन ऑफ द मैटर वेव, है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस v इंटू साई इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, और हमने क्योंकि पार्टिकल को वन डायमेंशनल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कराया है, माना है, तो इसलिए केवल वन डायमेंशनल के लिए हमने इक्वेशन लिखी हुई। सॉरी, ठीक है, चलिए अब आगे लिख देते हैं। एज v इक्वल्स टू 0, thus above equation can be written as, तो अगर v इक्वल्स टू 0 है मीन्स दैट कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है बिटवीन द बोथ बॉल्स इनसाइड द बॉल वो क्या है, 0 है। तो इट मीन्स जो श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू ई साई इक्वल टू 0। पुट हियर इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप यहाँ तक इक्वेशन सेकेंड तक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर श्रोडिंगर की जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होती है वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 पुट कर दी है, क्योंकि इनसाइड द वॉल्स पोटेंशियल 0 है, कांस्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद लेट 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर को हमने कंसिडर कर लिया इंटू ई को कि वो k स्क्वायर है। देन इक्वेशन सेकेंड कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन सेकेंड को हम फिर क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। पुट हियर इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं और फिर साई फंक्शन जो है मैटर वेव का वेव फंक्शन जो है अगर उसकी वैल्यू अलोंग द एक्स एक्सिस हम निकालते हैं तो हमें कुछ मिलेगा इस तरीके से। लिखता हूं मैं यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, पुटिंग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और यहां पर ए और बी क्या है, ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। इक्वेशन थर्ड का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा साई एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, और के की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली है 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो दोनों कांस्टेंट है। फॉर फाइंड आउट, नेक्स्ट लिखेंगे फॉर फाइंड आउट the values of A and V, putting the boundary condition, putting the boundary conditions, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए और बी की जो यहाँ पर कांस्टेंट हैं तो उसके लिए हमें पुटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी बाउंड्री कंडीशंस को रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है
कि साई इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वेव फंक्शन ऑफ द मैटर वेव इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। जो वॉल है x इक्वल्स टू 0 पर, वहां पर साई की वैल्यू क्या है, 0 है। देन इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0, ठीक है, इक्वल्स टू x की वैल्यू भी 0 है तो a साइन 0 डिग्री प्लस b कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां से हमें क्या मिला कि v जो है वो 0 होगा। ये ध्यान रखना कि v कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है 0। आई होप पहली जो बाउंड्री कंडीशन है उसको पुट करने पर हमें जो v की वैल्यू निकली है वो सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। अब सेकंड हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन रखते हैं 4। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, साई इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू l, यानी कि जो वेव फंक्शन है मैटर वेव का वो x इक्वल्स टू 0, यानी कि जो सेकंड वॉल है उस पर भी क्या होगा, 0 होगा, और कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू l। देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इक्वल्स टू a साइन के एल प्लस b कॉस के एल, ठीक है। चलिए, सिंस b इक्वल्स टू 0 देन 0 इक्वल्स टू a साइन के एल प्लस 0 इंटू कॉस के एल। तो यहां से आपको क्या मिला, a साइन के एल इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे क्योंकि a मल्टीप्लाई साइन के एल की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे दो टर्म है बेटा, साइन के एल और एक है a, तो इनमें से कोई सी एक वैल्यू जरूर 0 हो रही होगी, तभी हमें मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 0 मिल रहा होगा। जैसे अगर मैं लिखूं 1 इंटू 0 तभी तो 0 मिल रहा होगा, या फिर मैं लिखूं 0 इंटू 100 तभी तो हमें 0 मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर दो टर्म्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है, तो उन दोनों टर्म में से कोई सी ना कोई सी एक टर्म क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था। तो इसका मतलब ये है कि या तो साइन के एल इक्वल्स टू 0 होगा या फिर a 0 होगा, और अगर a 0 हो जाता है तो फिर सारी सिचुएशन जो है वो 0 हो जाएगी। आप देख रहे होंगे v की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी 0, a की वैल्यू भी अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये भी 0, तो यानी कि पूरा का पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हेंस हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस a नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि a इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, बट किंतु सो दैट, इसलिए साइन के एल बिकम्स 0। तो भाई एक 0 नहीं है कंडीशन, तो दूसरी तो 0 होगी, तभी मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। तो सो दैट साइन के एल इक्वल्स टू 0, और 0 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन एन पाई, यानी कि पाई के मल्टीपल्स में जितना भी साइन के साथ होगा देन वी गेट द वैल्यू 0। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं देन वी गेट के एल इक्वल्स टू एन पाई। तो यहां से हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है, एन पाई अपॉन एल। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दैट कि के की वैल्यू एन पाई अपॉन एल आ जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो हमने लास्ट में के स्क्वायर इक्वल्स टू माना था कुछ, तो हम इसलिए के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो अगर हम पीछे की स्लाइड पर चलें तो वहां पर हमने के की वैल्यू को कुछ माना था, यानी कि के स्क्वायर को कुछ माना था। तो के स्क्वायर को जो हमने माना था, 1 सेकेंड, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये है के स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को एक साथ पुट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर ये पाई स्क्वायर है और ये एम है, सॉरी, ठीक है। तो हमने के स्क्वायर ये माना था और एक के की वैल्यू हमारे पास पीछे सॉल्व आउट करने के बाद आई है, बाउंड्री कंडीशन सेकंड रखने के बाद। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं और लिखते हैं नाउ इक्वेटिंग both values of k, then we get, तब हमें क्या मिलेगा, 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन सॉरी एच स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो ई आएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 8, नहीं, हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4। इसी के साथ साथ हम ये मान लेंगे कि ये जो ई है ये एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पर ये क्या आता है, एनर्जी लेवल्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन है तो ये एन के लिए एनर्जी लेवल्स हैं। दैट मीन्स ई एन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये एन जो है ये 1 2 3 4 पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, इस तरीके से आपके पास टर्म्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है वो मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम फिर कुछ कैलकुलेट करेंगे। क्या आया था, ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, और एन 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये तो लिखेंगे इट इज क्लियर दैट inside an infinitely deep potential है ना, will the particle cannot possess any amount of energy full stop. It can have only discrete set of values of energy, that is the energy of the particle is quantized। फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि अगर इनफाइनाइट बॉल्स के बीच में कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल डायरेक्टली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंटेन नहीं करता है, बट वो वहां पर
डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी को कंटेन करके चलता है। दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में वहां पर एनर्जी मिलती है। तो ये आपका वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी लेवल हम फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी टर्म्स क्लियर होंगी। अभी और है टर्म्स, वो अभी हम आगे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले मैं एक स्लाइड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एक स्लाइड हमारी यहाँ पर शॉर्ट पड़ रही है। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, कैसे हमने एनर्जी लेवल्स को फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, या फिर हम बोले आइगन वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं, आइगन फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं, आइगन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज, या फाइंड आउट द, या ड्राइव द फंक्शन, ड्राइव द आइगन फंक्शन। तो आपको पूरा करना है डेरिवेशन, तो लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करके देन वी फाइंड द आइगन फंक्शन। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, फॉर ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी तक हमने ए पार्टिकल की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी, ए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की थी, वहां पर हमने ये कंडीशन जरूर लगा दी थी कि ए जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें ए की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, देन हम उस ए की वैल्यू को पुट करेंगे और वी गेट द आइगन फंक्शन। तो फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, अप्लाइंग this normalization condition, that is वॉल की लेंथ कितनी है, 0 से L, पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चल रही है, मैटर वेव, तो उसका वेव फंक्शन dx इक्वल्स टू 1। ये हमें कंडीशन को पुट आउट करना है, और यहां पर हम साई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट हियर 0 to L a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L इंटू dx इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर ए को तोड़ लेते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसका यूज़ करके लिखता हूँ, 0 से L लिमिट है आपकी, और आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, 1/2, 2 के साथ हाँ ठीक है, और यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 0 से L लिमिट हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, हाँ ये सॉरी, ये नहीं होता है, ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है, अब ठीक है, देन 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 2n पाई x अपॉन L। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, चलो, तो अब हमने ये पुट कर लिया इसको, और सॉरी,
अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं देन वी गेट ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि बाई टू भी आपका 1/2 भी कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1/2 को हमने बाहर ले लिया, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका 1 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट एक्स माइनस कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल। इज दैट क्लियर? और फिर जो साइन के साथ एंगल है उसका होगा देन वी गेट 1 अपॉन, यानी कि एल ऊपर हो जाएगा 2n पाई। इज दैट क्लियर? और लिमिट हो जाएगी 0 to l इक्वल्स टू 1। जब हम लिमिट्स को पुट आउट कर देते हैं तो फाइनली वी गेट दैट, या फिर हम लिखें आफ्टर पुटिंग द लिमिट वैल्यू देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है ए स्क्वायर एल अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। और यहां से अगर आप निकालें तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू गेट 2 अपॉन एल, और फाइनली यू गेट ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन एल। ठीक है, तो दैट मीन्स जो फंक्शन आया साई एक्स इक्वल्स टू, वो क्या हो गया अब यहाँ पर जो ए हमने माना था उसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन एल स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर आपके पास था ही साइन n पाई एक्स अपॉन एल। तो ये आपका आइगन फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन, तो अगर वो आइगन फंक्शन आपसे ड्राइव कराता है तो आपको ये कंप्लीटली यहां तक डेरिवेशन करना है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन और एक टॉपिक है, उसको और हमें समझना है अच्छे से, या फिर हम उन्हीं को बोल देते हैं आइगन वैल्यूज। यानी कि जैसे हमने अभी पीछे बताया था कि पार्टिकल जो है, एक स्लाइड और बढ़ा लूं प्लीज क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है टॉपिक। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ लास्ट स्लाइड पर, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल हमारे पास आया है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल है उसके पास एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में वहां पर एनर्जी है पार्टिकल के पास। तो उन क्वांटाइज्ड एनर्जी की वैल्यूज को, अलग अलग एनर्जी लेवल की वैल्यूज को फाइंड आउट करने को ही आइगन वैल्यूज बोला जाता है। ठीक है, तो उसी को हम आगे फाइंड आउट करते हैं, आइगन वैल्यूज, या फिर हम एक नाम दे देते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। बेटा अगर आप लोग एनालाइज करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंजीनियर्स गेटवे क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा है वो कितना अच्छा मैटर आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें और हम पर विश्वास बनाए रखें। इन फ्यूचर भी हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और वो बेहतर किससे होगा, जो आप हम पर विश्वास बनाएंगे, उसी विश्वास से हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसा आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना कि पार्टिकल के अंदर जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, जैसे जैसे आप उसको बाहर से पुश करते जाएंगे, बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वो अपने हायर एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही हमारे साथ है, जैसे जैसे आप हमें बूस्ट अप करेंगे वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट होगा कि हाँ हमारे बच्चों को हमारी और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आपसे हैं और आप पर डिपेंडेंट है, आप जैसा चाहें वैसा हमसे करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, या फिर हम इनको आइगन वैल्यूज भी बोल देते हैं। आइगन वैल्यूज यानी कि अब हम वैल्यूज पुट करेंगे एन की, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर क्या एनर्जी लेवल पे वैल्यू आती है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे।
तो पहली कंडीशन है n इक्वल्स टू 1 अगर हम पुट करते हैं देन वी गेट एनर्जी लेवल 1 E1 और वहां पर n स्क्वायर h स्क्वायर था तो 1 की वैल्यू रखेंगे तो n स्क्वायर 1 ही रह जाएगा तो वी गेट h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर और यही क्या है हमारा सबसे स्टार्टिंग का एनर्जी लेवल, हम इसको E नॉट भी बोल सकते हैं। एंड आइगन आइगन फंक्शन इन दिस स्टेट, आइगन फंक्शन को अगर हम लिखते हैं देन वी गेट psi1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन l इंटू साइन n की जगह 1 पुट किया देन वी गेट पाई एक्स अपॉन l। ठीक है, व्हेन यहीं पर अगर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू गोज टू l देन psi1 इक्वल्स टू 0 comma psi1 has maximum value at x equals to l/2 यानी कि जब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l यहाँ पर आइगन फंक्शन में तो हमें साई की वैल्यू 0 मिलती है या फिर मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो l/2 पर मिलेगी, यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साई। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। क्लियर? चलिए तो इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। जिस फॉर्म में आपका पार्टिकल था उसी फॉर्म में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से बताऊँ आपको तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू प्रोवाइड होगी। ये आपका पोटेंशियल है और x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर है और x इक्वल्स टू l यहाँ पर है, तो इस आइगन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी, हाफ ऑफ द लेंथ, दैट मीन्स हियर। और ये क्या है आपकी l/2। तो अगर आप देख रहे होंगे psi1 जब n इक्वल्स टू 1 है तो यू गेट द वैल्यू मैक्सिमम हियर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ ठीक, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट रहता ही है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कंक्लूजन, इन ग्राउंड स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट में द पार्टिकल cannot be found at the walls of the box and the probability of finding is maximum प्रोबेबिलिटी कहां पर है, एट द सेंटर रीजन, यानी कि मिडिल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके पार्टिकल के पाए जाने की। तो ये ग्राउंड स्टेट में कंडीशन रहती है किसी भी पार्टिकल की जब उसकी दोनों वॉल्स पर इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई। क्लियर है? तो पहली सिचुएशन आपको समझ में आ गई। ऐसे ही हम सेकंड को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सेकंड कंडीशन, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2 और जब n इक्वल्स टू 2 रखेंगे इट गोज टू E2 और 4h स्क्वायर अपॉन 8m/2। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो राइट 4E0। ठीक है ना, दैट मीन्स 4 वैल्यूज ऑफ, अब यहां पर
चार कंडीशंस हो जाएंगी, x इक्वल्स टू 0 कॉमा ly2 कॉमा l आपका सॉरी तीन कंडीशन कि जो साइड 2 है वो 0 रहेगा, 0 पर ly2 और l ये कंडीशंस हो जाएंगी। और यहीं पर हम अगर आइगन फंक्शन लिखें तो आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड आइगन फंक्शन जो होगा साई 2 वो क्या होगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन l इंटू साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई x अपॉन l। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, 10 मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि इन तीन सिचुएशंस में तो आपका साइज 0 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यूज कहां पर मिलेंगी, x इक्वल्स टू l/4 और 3l/4, यानी कि इन दो सिचुएशंस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल वहां पर आपको मिले। ठीक है, चलिए तो पहले हम इस फंक्शन को देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा या दिखाई देगा ऐसे, ये 0 ly2 और l, वॉल्स पर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा पार्टिकल सॉरी मूव कर रहा है। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज की टर्म्स में इसको बनाएं ऐसे, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा और सुंदर सा बना देता हूँ। ठीक है, वाह, नो इट्स लुक नाइस, है ना। तो ये 0 ly2 और ये l, वहीं पर अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, देन यू गेट ly4 कंडीशन एंड हियर यू गेट 3ly4 कंडीशन, क्योंकि इससे जैसे ही आगे जाएंगे आप यू गेट 4l/4 और वो आपका l बन जाएगा। तो यहाँ पर जो साइड 2 है यानी कि आइगन वैल्यू सेकंड आपको मिल रही है, वहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम पार्टिकल के पाए जाने की कहां पर है, l/4 या 3l/4। तो आप इसको भी लिख सकते हैं थ्योरी में, इन दिस स्टेट कॉमा द particle must likely found at location x equals to l/4 और 3l/4 फुल स्टॉप। तो ये सेकंड आइगन वैल्यूज के लिए कंडीशंस हो गई कि दोनों वॉल्स के बीच में पार्टिकल के मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी वाली सिचुएशन कहां पर है, l/4 या 3l/4। और अगर ऐसे ही वो थर्ड आइगन वैल्यू भी आपसे फाइंड आउट कराता है तो थर्ड के लिए आप n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में करके बता देता हूँ। थर्ड सिचुएशन n इक्वल्स टू 3, तो आपका E3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9h² अपॉन 8ml²। you can also write 9 into E0 और that means psi3 equals to 0 रहेगा। किन situations पर, जब x की वैल्यू 0 रहेगी, ly3 रहेगी, 2ly3 रहेगी एंड लास्ट में l रहेगी। वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी psi3 इक्वल्स टू मैक्सिमम, वो उसकी सिचुएशंस क्या होंगी, x इक्वल्स टू l/6 l/2 5l/6। तो ये सिचुएशंस आपकी बनेंगी फॉर द थर्ड आइगन वैल्यू, या फिर n इक्वल्स टू जब आप 3 पुट कर रहे हैं तब आपकी ये सिचुएशन बन जाएगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा।
और अगर मैं यहीं पे फंक्शन भी लिखना चाहूँ आइगन फंक्शन, तो psi3x आप किस तरीके से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2/L साइन 3 πx/L। तो आप इस तरीके से थर्ड आइगन फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको लेक्चर बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट आपके हमारे एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं पॉजिटिव कमेंट ही करें आप, आपकी कोई क्वेरी है उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं, कमेंट में लिखेंगे नहीं, तब तक हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम केवल कमेंट है। आप इसके जरिए ही हमको बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है या फिर क्या और आप बेहतर चाहते हैं इंजीनियर्स गेटवे से। अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी इस चैनल से जो भी प्रोवाइड हो रहा है उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी वीडियो ना छूटे, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है। ठीक है, ये एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप यहाँ पर पकड़ बनाएंगे तो आपका जो 30 आउट ऑफ 30 है यहाँ पर इंटरनल कॉलेज में, वो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स टोटली अगर हम जाएं 100 आउट ऑफ 100 का हमारा टारगेट है। ठीक है, और अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको कि आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज में जो भी पर आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके लिए सीढ़ियों का काम करेगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, और जब ये बेहतर होगा और ये इनके अकॉर्डिंग बेहतर हो जाएगा तो आपको 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।